गुड मॉर्निंग क्लास 11C। चिल्ड्रन, लास्ट टर्न पे हम लोग ने डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल्स देखी थी। अब आज मुझे आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट करना है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो लॉज मालूम होने चाहिए। उसमें फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये आप लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। बॉयल्स लॉ में का क्या स्टेटमेंट होता है। बॉयल्स लॉ में बताया गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, देन द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो यही इसका स्टेटमेंट है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the volume of definite mass of a dry gas, the volume of a definite mass of a dry gas is inversely proportional to its pressure, inversely proportional to its pressure। ठीक है, that is V is inversely proportional to capital P। इसके लिए क्या चीज़ कांस्टेंट है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं चिल्ड्रन, तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं K। तो पी वी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट। ठीक है, और वी और पी में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर मैं पी और वी के बीच का ग्राफ प्लॉट करूं, पी और वी के बीच का ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। इस तरह के कर्व को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। नेक्स्ट जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। यस चिल्ड्रन, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? चार्ल्स लॉ में हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो जो गैस की डेफिनेट मास का जो वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही मैंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। इसके लिए क्या चीज़ कांस्टेंट है? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि V अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं V और T के बीच का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये बॉयल्स लॉ हो गया, और दूसरा पहला चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ था, अब दूसरा चार्ल्स लॉ हो गया। अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन देखनी है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वेशन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की मदद से हम ऑब्टेन करते हैं उसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एंड Charles law is called ideal gas equation. Is called ideal gas equation. तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए भाई, बॉयल्स लॉ से हम लोग जानते हैं, अभी पीछे देख चुके हैं कि वॉल्यूम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये होता है एट constant temperature। and by Charles law से हम लोग जानते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, combining equation 1 and equation 2, we get
V is directly proportional to T upon P. V is directly proportional to T upon P, or PV is directly proportional to capital T, और PV is equal to small r into capital T. इसमें स्मॉल r कांस्टेंट है, और 1 मोल गैस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इन केस ऑफ 1 मोल गैस, in case of 1 mole gas, small r is replaced by capital R, and is called universal gas constant, ideal gas constant या universal gas constant, universal gas constant. तो अगर मैं पुट कर देता हूँ, therefore फ्रॉम इक्वेशन 3 रिलेशन क्या आ जाएगा, 1 मोल गैस के लिए रिलेशन आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT. ये 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हो गई फॉर 1 मोल गैस. अगर नंबर ऑफ मोल्स म्यू, तो PV इज इक्वल टू म्यू RT या NRT भी लिख देते हैं. इससे म्यू जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, वेयर म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स. तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की हेल्प से जो हमने इक्वेशन निकाली है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. तो ये थर्मल एक्सपेंशन इन थर्मल वर्ड आता है हीट के लिए. अगर हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करें, तो उसके बॉडी के साइज में जो एक्सपेंशन होगा उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है. द एक्सपेंशन इन द साइज ऑफ ए बॉडी, when heat is provided to it, is called thermal expansion. ठीक है. और थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है, इसका कॉज क्या है, मैं इसका केवल कॉज आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ. ठीक है. इसको थ्योरी में नहीं लिख रहा हूँ, इसको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. देखिए, आपको मालूम है कोई भी सॉलिड जो होता है बहुत सारे एटम से मिलकर के, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है. कोई भी सॉलिड जो है बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, और ये एटम्स जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करते रहते हैं. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. लेकिन जब हम इनको गर्म करते हैं, इनको हीट सप्लाई करते हैं, इनको एनर्जी देते हैं, तो एटम्स के वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज कर जाता है. क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि उनकी गर्म करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, तो एटम्स जो हैं पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा दूर दूर जाने लग जाते हैं. ठीक है. तो एटम्स के बीच की जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि सॉलिड में एक्सपेंशन हो जाता है. एक बार फिर से सुनिएगा, क्योंकि इसको लिख नहीं रहा हूँ. तो जब हम लोग इसमें आप लिखेंगे, वी नो दैट एनी सॉलिड इज मेड अप ऑफ न्यूमरल n number of atoms and molecules, and these atoms vibrate about their main position. When heat is provided to it, the amplitude of vibration increases. The amplitude of vibration of molecule and atoms increases. Due to this, their kinetic energy increases. Now the average distance between the atoms and molecule also increases due to increase in kinetic energy. The result is that the thermal expansion in solid takes place. ठीक है. ये हो गया cause of thermal expansion.